अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का सहर। हाँ तो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप हमारे लिए एक तोहफ़ा लाए हैं। मेरी मुराद एक अजीम शख्स की साहिबजादी यानी राबील की बेटी फरजीना से है। एकदम एक अजीब सा झटका लगा मेरे जहन को। ये लड़की राबील की बेटी है। उधर मैंने फरजीना को कपकपाते हुए देखा। हमें एक अजीम बाप की परी पैकर बेटी की मेहमान नवाजी पर फख्र रहेगा। घबराओ मत, हम तुम्हारे बाप को तुम्हारे यहाँ आने की इतला दे देंगे। उन्हें भी फख्र होगा कि तुम फ्लोरास की हिफाजत में हो। फरजीना की थरथराहट और बढ़ गई। मेरी तरह शायद वो भी जरगाम का मकसद समझ गई। उसे यह रगमाल बनाया जा रहा था और उसके ज़रिए राबील से कोई बड़ी सौदेबाजी की जाने वाली थी। फरजीना की इज़्ज़त अफसाई मेरे लिए भी बाइसे तौकीर है। क्या हमें मिस्टर फ्लोरास से मुलाकात का शरफ बख्शेंगे? मैं माजरत चाहता हूँ। आप जानते हैं कि बाहर पुलिस आपको शिकारी कुत्ते की तरह तलाश करती फिर रही है। उसे इस लड़की से कोई सरोकार नहीं, वह सिर्फ आपको मेरे साथ ले जाएगी। इस सूरत में अगर मैं आपको बाहर ले जाऊंगा तो ये बेवकूफ़ी होगी, इसलिए लड़की सिर्फ हमारे साथ जाएगी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और एक राइफल बरदार मेरी तरफ राइफल उठाए आगे बढ़ा। जरगाम ने एक झटके से फरजीना को मुझसे जुदा किया और उसे एक तरफ खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे लिए ये एक्शन का मौका था। मैंने राइफल बरदार को गोली चलाने का मौका नहीं दिया और उस पर छलांग लगा दी। इस हमले से उसके कदम उखड़ गए और राइफल मेरे हाथ में आ गई। 3 राइफलों से फौरन धमाके हुए, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था और अपने घुटनों के बल झुककर उनके निशाने खाली कर चुका था। अलबत्ता गोलियों से छत के बुरादे जमीन पर गिरने लगे। मैंने पीछे हटकर फरजीना की टांगें पकड़ी और उसे खुद पर गिरा लिया। रुक जाओ, जरगाम धाड़ा और उसके दोनों आदमियों ने राइफल का रुख ऊपर की तरफ कर लिया। तुम्हारे लिए ये लड़की बेशकीमत शिकार हो तो हो, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने ये कहकर एक राइफल बरदार पर गोली चला दी और वो चीख मारकर गिर पड़ा। लड़की को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जरगाम ने बदले हुए लहजे में कहा, मैं फ्लोरास से मिलना चाहता हूँ। अपने आदमियों से कहो राइफलें फेंक दें, वरना मेरी दूसरी गोली का निशाना ये लड़की होगी। और मैंने महसूस किया कि जरगाम सोच में डूब गया है। फिर उसने दोनों आदमियों से राइफलें फेंक देने के लिए कहा और उन्होंने उसके हुक्म की तामील की। अब तुम सब दीवार से लगकर खड़े हो जाओ और जरगाम, तुम मुझसे मेरे मामले की बात करो, मैंने करख्त लहजे में कहा और अपने बाकी 3 आदमियों के साथ अपनी जगह से हिला तो मैंने उन्हें उसे दीवार से लगकर खड़े होने को कहा, जिसके करीब डायनामाइट के बॉक्स रखे हुए थे। तुम्हारी पोजीशन भी कुछ अच्छी नहीं है, बाहर निकलते ही पकड़ लिए जाओगे और मुमकिन है गोली मार दी जाए। बेहतर है मेरी शराइत पर अपनी जान बचा लो और लड़की को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें बाहिफाजत जहां चाहोगे पहुंचा दूंगा। आसानी से सरहद पार भी करवा दूंगा। मुझे फ्लोरास से मिलवा दो, उसी के सामने लड़की का फैसला होगा। बसूरत दीगर मैं तुम सबको भून डालूंगा। तुम्हें मालूम है कि तुम डायनामाइट के करीब खड़े हो। मेरे इन अल्फाज पर जरगाम और उसके साथियों के तो जैसे होश ही उड़ गए। सब एक साथ बोलने लगे। तीनों आदमी उससे झगड़ने लगे कि वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। एक तो कहने लगा कि वो मेरे साथ मिल जाएगा और फ्लोरास से उसकी शिकायत करेगा कि उसने हठधर्मी से अपनी और अपने आदमियों की जान गंवाई। बाकी दोनों साथियों ने भी उसकी हमायत की। ये देखकर जरगाम ने कहा, ठीक है, लेकिन फ्लोरास के सामने जो कुछ होगा, वह तुम्हारे साथ जो भी सलूक करेगा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। चलो, उसने कहा और मैंने उन सबको एक कतार में चलने को कहा। जरगाम लैंप उठाकर आगे आगे हो लिया। उसके पीछे उसके आदमी एक के पीछे एक चलने लगे और मैं राइफल संभाले उसके पीछे था और उसके पीछे फरजीना। कोई सीधा रास्ता नहीं था। हम कभी दाएं मुड़ते, कभी बाएं, कभी झुक कर चलते, कभी तन कर। सीलन और मिट्टी की नागवार बू की वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी। जगह भी नाहमवार थी और चलते में दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन इस अहरामनुमा जगह में कोई इतनी बड़ी सुरंग भी होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। कोई आधे मील तक ये सफ़र किया गया। वक्त भी काफ़ी लग गया, लेकिन धाने या उसके बाहर निकलने के रास्ते का कोई पता नहीं था। अलबत्ता खुदा खुदा करके हल्की सी रोशनी नजर आई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर हम करीब गए तो हमने देखा कि वो बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन इतना तंग कि जिस्म को सिकोड़े और खराशें खाए बगैर बाहर नहीं निकला जा सकता था। सबसे पहले जरगाम बड़ी कोशिश करके बाहर निकला और मुझसे आने के लिए कहा। लम्हे भर को मैं शशोपंज में पड़ गया कि फरजीना को तन्हा छोड़ दूं तो जरगाम के साथी कहीं गड़बड़ ना कर दें, लेकिन मुझे उनका जरगाम से झगड़ना याद आ गया और फिर मैं बेफिक्र होकर जूं तूं करके धाने से बाहर निकल आया।
ताज़ा हवा के झोंकों ने तबीयत को बहाल किया, लेकिन साथ ही औस पड़ गई, क्योंकि उस वक्त हम एक चट्टान पर खड़े थे और नीचे कोई 50 फुट की गहराई में दरिया बह रहा था। हम गलत जगह निकल आए। बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें आखिरी मोड़ पर सीधा चले जाने चाहिए था। उसने कहा, तुम मशवरा दो, हमें क्या करना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें बेशुमार गालियां दूं, लेकिन वापस चलो। और उसके बाद इसी सुरंग में वापस दाखिल हो गए। जरगाम ने भी अपने साथियों से मुड़ने के लिए कहा कि तार उसी तरह बनी कि आगे वो तीनों, पीछे लड़की और फिर मैं। जगह इतनी थी कि मैं जरगाम को अपने आगे नहीं ला सकता था। हम चलते रहे और जब हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां बकौल जरगाम के सीधा चले आना था, तो अचानक ही जरगाम ने मुझे रस्सी के मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया। उसने बड़ी होशियारी से फंदा डाला था कि मेरे दोनों हाथ सीने से चिपक कर रह गए और राइफल धरी की धरी। उसने चिल्लाकर एक नामालूम लफ्ज़ कहा और इसके साथ ही बिजली की तेज़ी से, और सबसे आगे वाले ने खंजर निकालकर फरजीना के सीने से लगा दिया और दूसरे ने हाथ बढ़ाकर राइफल मेरे हाथ से ले ली। इसके साथ ही मुझे अपनी पसली पर खंजर की नोक महसूस हुई। जरगाम ने एक वैश्याना कहकहा लगाया, मेरा नाम जरगाम है और मैं तंजीम का कमांडो हूँ। उसने कहकहे की गूंज में कहा। मैं एक लम्हे के लिए सकते में रह गया। चोट हो गई थी और सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे शिकस्त खाना पड़ी। जरगाम बोला, अब अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें वो सज़ा मिलेगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। खामोशी से चलता रहा। फरजीना लाश की मानंद चल रही थी। उसकी दिली कैफियत मुझसे पोशीदा नहीं थी। कुछ दूर जाकर जगह कोशादा हो गई और एक आदमी राइफल लिए एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ नजर आया। हम करीब गए तो उसने उठकर जरगाम को सलूट किया। आगे बढ़े तो एक मेहराब सा दरवाज़ा नजर आया। हम उसमें दाखिल हो गए। ये एक ढलान सा था जिसके सिरे पर एक और दरवाज़ा था। उस पर 2 राइफल बरदार खड़े हुए थे। उन्होंने भी जरगाम को सलूट किया और मुझे फरजीना को उनके पास छोड़कर अंदर चला गया। फरजीना मुझसे लग गई। उसका सीना फूल पिचक रहा था। जरगाम चंद सेकंड के बाद बाहर आया और उसने हमें अंदर चलने को कहा। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। फ़र्क ये था कि दीवारें बड़े नाहमवार पत्थरों की थीं और उन पर कली वगैरह नहीं थी। इस तरह छत की रोशनी के लिए गैस लैंप रोशन थे। कमरे में निस्फ दर्जन के करीब आदमी मौजूद थे, जो सबके सब मुसल्ला थे। लोहे की एक बड़ी सी बगैर दरवाजे वाली मेज़ के गिर्द 10-12 लोहे की कुर्सियां बिखरी हुई थीं। कमरे के दरमियान एक सतून भी था जिसके सिरे पर एक बहुत बड़ा लोहे का हुक लगा था। खास बात यह थी कि दीवारों के साथ लकड़ी के हुक्स ऊपर तले लगे हुए थे। उनमें यकीनन डायना बॉम्ब और दस्ती बॉम्ब थे, चूंकि ऊपर डेंजर के निशानात बने हुए थे। उसी वक्त जरगाम की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था, जनरल फ्लोराज से मिलना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी। इस वक्त तो हम एक मिशन पर जा रहे हैं। वापस आकर जनरल से मिलने का तुम्हारा इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ तुम्हारी खिदमत के लिए एक मुलाजिम मौजूद है। ये बड़ा खिदमत गुजार है। ये कहकर वो एक बड़ी मकरूह हंसी हंसा और अपने आदमियों से कोई लफ्ज़ कहा। 2 आदमी मिलकर कहीं से रस्सी ले आए और सबने मिलकर मुझे सतून से बांध दिया। उन्होंने फरजीना को कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। अब तुम आराम करो, ये कहकर वो सारे के सारे कमरे से बाहर निकल गए। फिर एक आदमी कहीं से निकलकर सामने आया। उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ था और पूरे चेहरे पर जख्मों के कई निशान थे। कदम कोई 3.5-4 फुट होगा। कमर झुकी हुई थी लेकिन इंतहाई लंबा चौड़ा था। फरजीना उसे देखकर ज़रूर डर गई होगी। मैंने भी ऐसा भयानक आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसने पहले मेरे गिर्द चक्कर लगाया, फिर फरजीना की तरफ गया और उसने भयानक कहकहा लगाया। उसके कहकहे की गूंज कमरे में गूंजी और मुझे झुरझुरी सी आ गई। ना जाने फरजीना का क्या हाल हुआ होगा। आओ मेरे साथ दोस्ती का जाम पियो। क्या कहती हो लड़की? मैंने सर घुमाकर देखा तो वो फरजीना के सामने खड़ा हुआ था। उसके इरादे खतरनाक देखकर मैं अपने सतून से बंधे हुए हाथों की रस्सी को सतून से रगड़ने लगा। वो बोतल को फरजीना के मुंह से लगाने की कोशिश कर रहा था और फरजीना दाएं बाएं सर घुमा रही थी। अचानक कहीं से 2 आदमी आ टपके और मुझे सतून से हाथ रगड़ते हुए देख लिया। वो शोर मचाते हुए मेरी तरफ आए। पस्ता कामत भी उनका शोर सुनकर पलटा। फिर तीनों ने रस्सी का सिरा एक एक सतून के हुक में उछालकर एक फंदा सा बनाया और दूसरे को मेरी कमर के गिर्द बांधकर मुझे फिजा में लटका दिया गया। फिर वो बोला, ये मेरे साथ दोस्ती का जाम नहीं पी रही। बौने ने नशे भरी आवाज़ में कहा, ना पिए तुम्हारी भला, मगर मैं इसे ज़रूर पिलाऊंगा। ये कहकर वो झूमता हुआ फरजीना की तरफ बढ़ा। देखता हूँ कैसे नहीं पीती। उसने करीब जाकर फरजीना के बाल पकड़े तो वो ज़ोर से चीख पड़ी। फिर उसने दोबारा कोशिश की तो वो रोने लगी।
बाकी दोनों आदमी हंस रहे थे। फ्लोरास तुम्हें माफ़ नहीं करेगा कुत्तो, फर्जीना ने रोते हुए कहा। देखा जाएगा, इस वक्त तो मुझे जन्नत की सैर करने दो। नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी इस बात पर जरगाम और फ्लोरास दोनों नाराज़ हो जाएंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं मौत से नहीं डरता और ना ही शैतान से, उसने कहा और एक बार फिर लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने एक एड़ी सतून से टिकाकर अपने जिस्म को आगे धकेला और झूलता हुआ कोई 1 गज तक दूर चला गया। फिर जोर लगाकर वापस हुआ और फिर दोबारा इस तरह किया और इस तरह उन तीनों पर जा गिरा। एक तो ज़मीन पर गिर गया और दूसरे की गर्दन पर मेरा घुटना टिका तो वो बिलबिला उठा। मेरे हाथ भी आज़ाद थे और टांगे भी। बेवकूफ़ों ने मुझे लटकाकर समझ लिया था कि मैं बेबस हो गया हूँ, लेकिन उसके झूले ने मुझे पीछे खींच लिया। इस हंसना में तीनों संभल चुके थे और मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं बेइख्तियार झूल रहा था, रुकना मेरे इख्तियार में नहीं था। अलबत्ता उनके हाथ मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। झूलते झूलते मैंने एक आदमी के मुंह पर इतनी ज़ोरदार लात रसीद की कि वो चीख मारकर दीवार से जा टकराया। दूसरी पींग मैंने उस पस्ता कामत की गर्दन में हायल कर दी और कैंची लगा दी। रस्सी के खिंचाव से कमर में शदीद दर्द उठा, लेकिन रस्सी भी टूट गई और मैं उस बौने समेत धम से आ गिरा। दोनों आदमी मुझ पर झपटे और मैंने दोनों के मुंह पर एक एक घोंसा टिका दिया। रस्सी का खासा बड़ा टुकड़ा टूटने के बाद खासा मेरे जिस्म के साथ रह गया। मैंने उसे हंटर की तरह घुमाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों में से किसी की भी करीब आने की हिम्मत न पड़ी। और फिर दोनों आदमी मुसलसल कोशिश में थे और उधर बोना मेरी टांगों की कैंची में जकड़ा हुआ और ख़ुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस वक्त मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी मौत का दारोमदार मेरी फतह पर है। मैंने उसकी गर्दन पर कराटे टाइप का हाथ मारा और वो बेसुध हो गया। मैं जल्दी से भागकर फर्जीना के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उठाया। मैंने उसे खोल दिया और इसके बाद हम बाहर की तरफ दौड़ते हुए चले गए। उन लोगों को मैंने इस तरह नाकारा कर दिया था कि ये लोग फौरी तौर पर मेरा ताक़ुब नहीं कर सके। कुछ आगे जाकर 2 रास्ते हो गए। एक वो था जहाँ से हम आए और दूसरे रास्ते के बारे में हमें कुछ सही तरह मालूम ना था, लेकिन वो इतना तंग था कि मैं और फर्जीना एक साथ नहीं चल सकते थे। चुनाचे मैं आगे हो गया, लेकिन छत नीचे होती चली गई। हमें लेटकर आगे बढ़ना था। पत्थर चुभ रहे थे और हम इंचों के हिसाब से खिसक रहे थे और रह रहकर फर्जीना की सिसकियाँ निकल जाती और वो रो भी रही थी। लेकिन बहरहाल हमें यहाँ से वापस निकलना था। सर पर यह खतरा भी मंडला रहा था कि कहीं जरगाम वापस ना आ गया हो और हमें ना पाकर कहीं हमारे पीछे ना दौड़ पड़े। इसके अलावा यह भी यकीन नहीं था कि हम बाहर जा निकलेंगे। हम कितनी देर तक इस तरह चले आ रहे थे और वक्त गुजरता रहा। अब हमारे सांस तकरीबन उखड़ने लगे। आखिर सख्त तारीकी धूल मिट्टी में बदलती गई, जिससे अंदाज़ा हुआ कि धाना करीब आ रहा है। इससे मेरी हिम्मत बंधी और मैंने फर्जीना को बताया कि मंजिल करीब आ रही है। आखिरकार हम धाने पर पहुंच गए और रेंग कर बाहर निकले तो वादी में मौजूद थे। फर्जीना वाकई फूट फूट कर रो रही थी। उसका लिबास जगह जगह से फट गया और हाथों की हथेलियाँ छिल गई थीं। मेरा हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। बहरहाल हम बाहर आकर ज़मीन पर लंबे लंबे लेट गए। अचानक ही फर्जीना की हंसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अभी हम लोग संभलने भी ना पाए थे कि एक आवाज़ सुनाई दी, वेरी गुड वेरी गुड। उधर देखा तो पहाड़ की एक दराज में एक शख्स खड़ा नजर आया, लेकिन उसे करीब से देखने से अंदाज़ा हुआ कि वो मर्द नहीं औरत है। मज़ीद गौर किया तो एक लम्हे के लिए दिमाग भग से उड़ गया। ये मैला थी, वही कारोबारी औरत जिससे मेरा वास्ता मौसीकी की क्लास में हुआ। थोड़े फासले पर एक घोड़ा खड़ा हुआ था। मुझे तुम्हारे दोस्त ने भेजा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने दोस्त के बारे में तो तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि वो कौन हो सकता है। तुम्हें बस मैं क्या बताऊं, मैंने कहा और वो मेरे करीब आ गई। ये बताओ कि तुम, ये कहकर मैंने अचानक ही उसकी गर्दन पकड़ ली और वो घबरा सी गई। बड़े आराम से मैं तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम जानते हो कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। मेरी मुराद राबील से है। हाँ, मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, मैंने कहा और वो खामोशी से आगे चल पड़ी। मैंने फर्जीना का हाथ पकड़ा और उसके पीछे चल पड़ा। हम पहाड़ी से उतरे तो सड़क पर एक ट्रक नजर आया। वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि ये लड़की उस ट्रक से आई थी, लेकिन घोड़ा, बहरहाल मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। मीला ने ट्रक संभाल लिया। रास्ता खामोशी से कटा और फिर मैंने फर्जीना से कहा, हाँ डियर, अब तुम बताओ, मुझे किसी भी जगह उतार दो, मैं चली जाऊंगी। प्लीज़ इसके अलावा और कुछ मत करो, मैं वैसे ही काफ़ी नर्वस हो रही हूँ। मैंने गर्दन हिलाई और वो ट्रक से उतरकर चल पड़ी।
अब इसके बाद इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं थी कि मैं हमादी की तरफ चला जाऊं। मैं आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां हमादी से मुलाकात हो चुकी थी। हमादी उस वक्त काफ़ी बुरी हालत में था। कार में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, गाल पिचके हुए थे, चेहरा जर्द था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। मैं खामोश हो गया। उसने मुझे देखा और फिर एक तरफ इशारा करने लगा। चंद लम्हों के बाद उसकी हालत बेहतर हो गई। फिर उसने कहा, क्या तुम ईलाई को जानते हो? अहमद ईलाई की बात कर रहा हूँ। ये कौन है? बहुत बड़ा अजाब और एक तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, मगर हमारा उससे क्या ताल्लुक़? वो हमारे हालात बदल सकता है। मेरी समझ में नहीं आता ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं डार्विन से मिलना चाहता हूँ। देखो, जो सूरत हाल हो गई है वो तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अब मैं ज़रा तफसील से तुमसे बात करता हूँ। असरानी सिर्फ तुम्हारी वजह से कत्ल हुआ। तुम जानते हो डार्विन दुनिया भर में क्या करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा अमल करे जिससे हालात उसके कब्ज़े में चले जाएं। लेकिन शायद उसने तुम्हें मुनासिब तरबियत नहीं दी। जगह जगह तुम्हारी गलतियों से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं डार्विन से मिलना चाहता हूँ मिस्टर हमादी। आप इसके लिए इंतज़ाम करें, क्योंकि डार्विन ने मुझसे कहा था कि असरानी के बाद आप यहाँ मेरे मददगार होंगे। हाँ, लेकिन बहुत से सवाल हैं, जिनमें से एक सवाल यह भी है कि आपको कैसे पता चला कि मैं किसी जानवर के कब्ज़े में हूँ, यानी ज़रगाम की बात कर रहा हूँ। वहाँ से ज़िंदा निकलने में मुझे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मैं बता नहीं सकता। और आपने आराम से लड़की को मुझे बुलाने के लिए भेज दिया। देखो, मैंने कहा ना कि ऐसे बहुत से मामलात हैं जो तुमने खुद उलझाए हैं। अब इंतज़ार करो, मैं खुद मिस्टर डार्विन से मिलने के बाद तुम्हें इतला दूंगा, और इस दौरान अगर तुम चाहो तो मीला के साथ रात गुजार सकते हो। मैंने गर्दन हिला दी और मीला मुझे अपने साथ अपने मकान पर ले गई। उसने अब पहले के मुकाबले में बेहतर रवैया इख्तियार किया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं गुसल खाने में नहाने चला गया। अभी मैं बाहर था कि लाइट ऑफ हो गई, लेकिन ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई गड़बड़ है। मैंने शावर चला दिया और गीले बदन पर कपड़े पहनकर घुटनों के बल गुसल खाने से बाहर निकल आया। कमरे में अंधेरा था। मैंने आंखें फाड़ कर देखा तो एक हैवला सा बैरूनी दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। मैं पूरी एहतियात के साथ आगे बढ़ा। उसी वक्त सड़क पर से गुजरती हुई कार की रोशनी दरवाजे के साथ दीवार पर पड़ी और मैंने अरबी लिबास में मलबूस एक जिस्म को देखा। शायद वो मेरे गुसल खाने से बाहर निकलने का मुंतजिर था। अचानक ही मैंने बरक रफ्तारी से किसी छिपकली की तरह रेंग कर उसकी पिंडली पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीटा। धम से एक जिस्म मेरे साथ आ गिरा। एक नुस्वानी चीख बुलंद हुई और मैंने लपक कर स्विच ऑन कर दिया। मुझे ये देखकर इंतहाई हैरत हुई कि वो मीला ही थी। मीला क्या कर रही थी यहाँ? तुम्हें बेवकूफ़ बनाने आई थी, बने या नहीं बने। तुम अपनी बताओ, क्या कहती हो तुम इस मामले में? जो कुछ भी है बच गई तुम, वरना ना जाने क्या हो जाता तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, आओ आराम करते हैं। तुम जानती हो कि मेरे आराम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, मैंने कहा। अब क्या इरादा है बताओ? सुबह को देखेंगे, मैंने जवाब दिया। बहरहाल दूसरे दिन मुझे मीला ने खुसूसी तौर पर अहमद ईलाई से मिलाया। वो मुझे साथ लेकर एक ख़ास इमारत में पहुंची और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैं आगे बढ़कर उसके कमरे तक पहुंच गया जहां मेरी मुलाकात अहमद ईलाई से हुई। लेकिन मैंने देखा अहमद ईलाई एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नाक के सिरे पर खून बह रहा था, माथे पर भी खून की लकीर थी। उसे गोली मारकर हलाक किया गया था। गोली उसकी सर के पुश्त पर लगी थी। मैं वहां से आगे निकलने के लिए जल्दी से चल पड़ा। मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बज रही थी। इमारत की दूसरी मंजिल पर कदम रखा ही था कि एक गोली जन से मेरे सर पर से गुजर गई। ये गोली भी साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर या राइफल से चलाई गई थी। मैंने फुर्ती से अपने आप को महफूज किया और फिर संभल कर जीने पर कदम रखकर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल खाली थी और फर्श गर्द से अटा हुआ। तीसरी और आखिरी मंजिल पर भी कोई नहीं मिला। मैंने रिवॉल्वर हाथ में निकाल लिया। मेरा ख्याल था कि कातिल यहीं छुपा हुआ है। एक राइफल मुझे फर्श पर पड़ी हुई नजर आई। उसके साथ साइलेंसर और दूरबीन फिट थी। यकीनन कातिल ये कत्ल करने के बाद फरार हो गया। वक्त मेरा रास्ता मुतय्यन कर रहा था। अचानक मुझे एक शख्स नजर आया जो रबड़ सोल के जूते पहने हुए एक तरफ दौड़ रहा था। मैंने उस पर छलांग लगाई तो उसने दरवाजे तक पहुंचकर मुझ पर गोली चला दी। अपने दराज कामत होने के बायस वो लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ जा रहा था। मैं उसका पीछा करने लगा। थोड़े फासले पर रेल की पटरियां नजर आईं। एक मालगाड़ी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो शख्स बंदर की सी फुर्ती से एक डब्बे में चढ़ गया। मैंने भी उसका ताकुब किया और उसी डब्बे के पायदान पर पांव रखने में कामयाब हो गया। जब मैंने एक हाथ डब्बे के फर्श पर रखा तो उसने अचानक सामने आकर मेरे चेहरे पर लात मारी।
मैंने चेहरा तो बचा लिया, लेकिन उसकी लात की ज़रब मेरे कंधे पर पड़ी। मेरा एक हाथ फर्श के किनारे से छूटकर लटक गया और दूसरे हाथ से मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की कोशिश की। उसने मुझे मारने के लिए फिर टांग उठाई, लेकिन अब मैं खुद उसके इस हमले के लिए तैयार हो चुका था। चुनाचे मैंने खाली हाथ से उसका टखना पकड़ लिया और ज़ोर से खींचा तो वो तवाज़ुन कायम न रख सका, लेकिन वो गज़ब का फुर्तीला था। फिर वो गोली चलाने ही वाला था कि मैंने हैंडल को पकड़कर पूरी ताकत से छलांग लगाई और उस पर गिर गया। लेकिन वो भी कम ताकतवर नहीं था। उसने एक हाथ से मेरा गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फर्श को सहारा बनाया और मेरे ऊपर आ गया। उसने मुझे बुरी तरह दबोच लिया। उसका पेट अब भी उसके सर पर नहीं था, मफलर भी गर्दन से नीचे लटक रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह मेरे सामने था। लंबा चेहरा, पिचके गाल और अंदर को धंसी हुई आंखें। छोटी छोटी आंखों से हवस टपक रही थी। मैंने दोनों हाथ उसके शाने पर रखे और पूरी कुव्वत से उसको धक्का दिया। उसका बदन पीछे की तरफ झुका और मैं पैंतरा बदल कर उठ गया, लेकिन फौरन ही उसने मेरी टांगों पर वार किया और मैं गिरते गिरते बचा। अगर मैं दरवाजे का हैंडल ना पकड़ लेता तो सीधा पटरियों पर जा गिरता। मेरा सारा धड़ बाहर लटक रहा था और मैं हैंडल पकड़े झूल रहा था। मेरी टांगें बार बार पायदान से टकरा रही थीं। अचानक उसने गुर्राते हुए गोता लगाया और मेरे हाथ में उसके सर के बाल आ गए। इससे वो घुटनों के बल गिरा। अब ये कैफियत थी कि मैंने एक हाथ से हैंडल को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को। मैं उसे खींचकर गाड़ी से गिराना चाहता था। अचानक ही खुदकार दरवाज़ा झटका लगने से बंद हो गया और मैं चलती हुई गाड़ी से नीचे आ गिरा। गाड़ी की रफ्तार अगर सुस्त ना होती तो मेरा जिस्म पहियों से कुचल गया होता। ये सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया। मेरे होश बहाल हुए तो मैं सकते में रह गया। मेरे हाथ में उस आदमी का सर था। दरवाज़ा बंद होने से उसकी गर्दन कट गई थी। धड़ गाड़ी में रह गया। बालों पर मेरी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से सर मेरे हाथ में रह गया। मुझे शदीद कराहत का एहसास हुआ और मैंने उसे दूर उछाल दिया और वहीं पटरियों के दरमियान पड़ा रहा। अचानक ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, वेरी गुड। मैंने देखा तो एक लंबे चौड़े बदन का आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे तारीफी नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, चलो उठो, फ्लोरास तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने कुछ हीलो हुज्जत की तो उसने पिस्तौल निकाल लिया और इसके बाद मुझे उसकी हदायत पर अमल करना ही पड़ा। इसके बाद हम उसी पथरीले कमरे में पहुंचे जहां मुझे और फरजीना को कैद रखा गया था। अब यहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था और 2 दर्जन के करीब मुसल्ला आदमी ज़मीन पर नीम दायरे की शक्ल में बैठे हुए थे। वहाँ से फ्लोरास उनसे हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो खामोश हो गया। उसकी उम्र 29 साल से ज़्यादा नहीं होगी। काफ़ी खुश शक्ल आदमी था। मेरे साथ आने वाले ने उसे सलूट मारी और उसे कहा, ये हाजिर है चीफ। फ्लोरास उठ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बोला, मुआफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाना पड़ी। दरअसल मेरे साथी मुझ पर जान निछावर करते हैं और मेरी भलाई के लिए हद से गुजर जाते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो ये मेरे शागिर्द थे। अब ये मुझे बाप का दर्जा देते हैं। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर मुलायमत और जहानत थी। उसने कहा, जो होना था हो चुका। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमसे मुलाकात हो गई। आओ। उसने ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी कुर्सी पर बिठा लिया। उसके आदमी उससे दूर जा बैठे। कुर्सी पर बैठते हुए मेरी नज़र लकड़ी के एक बॉक्स पर पड़ी और वहीं जमकर रह गई। उसकी निगाहों ने मेरी निगाहों का ताकुब किया और बोला, इस बॉक्स में दुनिया का अहम तरीन राज मौजूद है। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। मैंने सवाल किया। बड़ा काम है। मैं सीधा सीधा डार्विन का नाम लूँगा। डार्विन दुनिया का अजीम तरीन शख्स है और वो खौफनाक आदमी जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस तरह के वो दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो। यानी नासिर हमीदी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सारा खेल नासिर हमीदी ही का है। वो जो कुछ चाहता है अगर वो हो जाए तो यूं समझ लो कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कायनात में इतनी गुर्बत फैल जाएगी कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और तुम जानते हो कि गरीब उस वक्त उठ खड़ा होता है जब उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दी जाती है। जब फाका कशी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो लड़ने मरने पर आमादा हो जाता है। अपनी ज़िंदगी की बका के लिए, अपनी औलाद की बका के लिए वो कुदाल और फावड़ा फेंक कर बंदूक हाथ में उठा लेता है। बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बात मैं दिल से तस्लीम करता हूँ। अचानक ही उसने इधर उधर देखा और बोला, तुम लोग जाओ, मैं और मेहमान तन्हाई में बात करना चाहते हैं। सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद फ्लोरास कहने लगा,
असल में तुम्हें बहुत सी बातों का इल्म नहीं है। हकीकत यह है कि अभी उसका ये जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि गोली की आवाज़ गूंजी और उसका सर एक तरफ ढलक गया। वो एक लम्हे के अंदर मौत की आगोश में जा सोया, लेकिन गोली की आवाज़ से कान में भगदड़ मच गई। मैंने इस्तरारी तौर पर रिवॉल्वर निकाल लिया। ये मेरी गलती थी। बईद न था कि ये लोग मुझे ही फ्लोरास का कातिल न समझ बैठते। अचानक एक आवाज़ कान में पड़ी, ए तैमूर पाशा, तुम इधर आ जाओ। मैंने चारों तरफ देखा मगर कोई नज़र नहीं आया। आवाज़ फिर आई, मेज़ के नीचे दरी हटाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जल्दी करो। मैं जल्दी से मेज़ के नीचे घुसा और दरी हटाई तो देखा कि एक सुरंग थी। कोई 20 फुट के फासले पर हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। गोया सुरंग इतनी तवील थी, लेकिन मुझे रेंग कर उसमें से गुजरना पड़ा। मैं उसके धाने पर पहुंचा तो बाहर से एक हाथ आगे बढ़ा। मैं उसे थामकर बाहर निकला। ये एक चारदीवारी थी जिस पर छत नहीं थी और मेरे सामने वही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। यहाँ से निकल चलो वरना तुम्हें ये लोग मार डालेंगे। मुझे चारदीवारी से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने कमर से एक रस्सी खोली और उसके एक सिरे का फंदा बनाकर नोकीले पत्थरों की दीवार पर फेंकने लगा। थोड़ी सी कोशिश से फंदा दीवार से अटक गया और वह फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। मैंने ऊपर चढ़कर देखा कि हमारे दोनों तरफ खंडरात बिखरे हुए थे। सामने जंगल था। हम अब की बार बासानी बाहर कूद गए और दाईं तरफ के खंडरात की तरफ चल पड़े। फ्लोरास को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें जिसने तलब किया है वो एक ऐसी शख्सियत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाहते हो। आओ मेरे साथ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। काफ़ी फासला तय करने के बाद हमने सामने से दो आदमियों को आते देखा। ये मिस्री थे, एक तनोमंद और लंबे कद का मालिक और दूसरा दरमियाने कद का और 30 साल के लगभग। उन्होंने एक बड़ी सी मर्सिडीज कार का दरवाज़ा खोला और इसके बाद उनमें से एक ने कहा, आओ बैठो। लेकिन आखिर तुम लोग बैठो प्लीज़, बाकी सारी बातें बाद में, उसने कहा और मैं बहालत मजबूरी उसमें बैठ गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। काहिरा के गली कूचे जिनसे अब मुझे काफ़ी वाकफियत हासिल हो गई थी मेरी निगाहों के सामने आ गए। कार ने खासा तवील फासला तय किया और ये ना जाने कौन सा इलाका था जहां वो जाकर रुकी, लेकिन जिस इमारत के सामने वो जाकर रुकी वो निहायत आलीशान इमारत थी। मिस्र के कदीम तर्ज तामीर का एक हसीन तरीन नमूना, जदीद और कदीम का इम्तजाज। वह बहुत ही खूबसूरत इमारत थी। उन लोगों के साथ मैं कार से नीचे उतर गया। लंबे चौड़े बदन का मालिक शख्स बड़े एहतराम के साथ मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हुआ। इमारत के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो एक दरवाजे के सामने रुका और एक दरवाज़ा खोलकर उसने मुझसे कहा, अंदर तशरीफ़ ले जाइए जनाब, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। आपको अंदर जाकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। और मैं शाने हिलाकर अंदर दाखिल हो गया। हर तरह के खतरात मोल ले लिए थे मैंने, लेकिन करता भी क्या। एक अजीबोगरीब चक्कर में फंस गया था। जिस जगह मुझे पहुंचाया गया वह बहुत ही खूबसूरत और जदीद तर्ज का ड्राइंग रूम था। इतने कीमती सोफ़े पड़े हुए थे कि उनकी कीमत का तायुन भी नहीं किया जा सकता। मैं थके थके से अंदाज में सोफ़े पर बैठ गया। जिन हालात से गुजर कर आया था उन्होंने मुझे थका दिया। वैसे हालात तो इसी तरह के गुजर रहे थे कि कुछ समझ में ही ना आए। फिर एक शख्सियत अंदर दाखिल हुई और मेरी आंखें एक लम्हे के लिए बंद सी हो गईं। 100% आमिना की किसी शबी की कोई गुंजाइश न थी, लेकिन उस वक्त वो एक इंतहाई जदीद लिबास में मलबूस थी और बिल्कुल एक मॉडर्न लड़की नज़र आ रही थी। उसके होंठों पर एक शनासाई की मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अजीज़ दोस्त ज़रमिनास। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। तुम्हें हैरानी हुई होगी, शायद गुस्सा भी आ जाए कि मैं किस तरह तुम्हारे मामलात में मुदाखलत कर लेती हूँ, लेकिन ज़रमिनास, सरज़मीन मिस्र पर तुम्हारी आमद मेरी ही आरजुओं का नतीजा थी। तुम नहीं जानते ज़रमिनास कि तुम्हें क्या करना है। काश मैं तुम्हें तुम्हारे असल नाम से पुकार सकता। आमिना, यही असल नाम है मेरा, मगर मेरा नाम ज़रमिनास नहीं है। क्यों ज़िद करते हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारे जहन पर माजी की गर्द जमी हुई है, वरना तुम 100% ज़रमिनास ही हो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अकल नहीं दिला सकता। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, अच्छा बताओ, कुछ पीने के लिए मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? अगर मुमकिन हो तो सिर्फ पानी। उसने कदीम मलकाओं के से अंदाज में ताली बजाई और इस बार जो 2 अफराद अंदर दाखिल हुए वो कदीम मिस्री लिबास में मलबूस थे और उनका अंदाज गुलामों जैसा था। संदल का शरबत लाओ और जल्दी। संदल का शरबत इंतहाई खूबसूरत जग में आ गया और मैंने कुछ सोचे समझे बगैर कई गिलास पी डाले। उस वक्त जहन इसी कैफियत का शिकार था। मुझे देखकर हैरान हो रहे होगे, लेकिन क्या करें, जैसा देश वैसा भेस। मजबूरियों ने मुझे ये रुख इख्तियार करने पर आमादा किया है। ज़रमिनास, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम किस तरह यहाँ तक आए। बोलो, जानना चाहोगे? लेकिन तुम जिस तरह भी यहाँ आए हो, मेरे मकसद की तकमील तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ, 7वां मोती तुम्हारे पास मौजूद है? हाँ, वो मेरे पास है। बस उसकी हिफाजत करना, वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और तुम उससे अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम उस 7वें मोती को दरिया नील में भी फेंक दोगे तो जब तुम्हें होश आएगा वो तुम्हारे पास होगा, उस वक्त तक जब तक कि उस मकसद की तकमील नहीं कर लेते जिसके लिए कायनात सरगर्दा है। बोलती रहो। तुम्हारे अल्फाज मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे और ना ही मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वो मकसद क्या है। काश मोहब्बत के रिश्तों से मैं तुम्हें वो सब कुछ समझा पाती। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं ज़रमीनाज़, ये 7 मंजिलें तय किए बगैर तुम भी इन हालात से छुटकारा नहीं पा सकते। अभी तुमने एक बात कही थी क्या, कि तुम मुझे बता सकती हो कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुँचा? हाँ ज़रमीनाज़, मैं जानती हूँ कि अभी मेरे और तुम्हारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम होने में खासा वक्त लगेगा, ये तो है। मुझे अभी तुम पर कोई एतमाद नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो और मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? यकीन करो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हाँ, ये एक अलग बात है कि मैं अजीबोगरीब बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ। तो मैं तुमसे कह रहा था कि तुम बताओ कि मैं यहाँ किस तरह पहुँचा। जहांगीर पाशा के बेटे तैमूर पाशा वक्त इस तरह तब्दील होता है। बाज़ शख्सियतों को पुरस्रार कुव्वतें अपना मुशीर ख़ास मुकर्रर कर लेती हैं। तुम हमारे हमदर्द हो और उस तक तुम ही हमें पहुँचा सकते हो जिस तक पहुँचकर हम हयाते अब्दी हासिल कर सकते हैं। ये मत समझना कि मैं तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ले जा रही हूँ। देखो, हर मंजिल तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी होती है और बाज़ लोगों को उस सीढ़ी के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है। वो तुम्हारा मुंतज़िर है, वो जिसने बड़ी मासूम सी ज़िंदगी गुजारी है और वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं पाता। वो कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। आशूना। खूब, गोया एक नया नाम सामने आया। वो भी माजी कदीम का एक किरदार है, लेकिन मौजूदा वक्त में उसे आशूना के नाम से पुकारा जाता है। माजी कदीम का ये किरदार आशूना ही था, लेकिन आज उसका नाम बदला हुआ है। आज उसका नाम क्या है? सादान। सादान नाम है उसका। खूब, आशूना, सादान, माजी कदीम का एक किरदार, लेकिन बात फिर गोल कर गई तुम। बहुत ही चालाक मालूम होती हो। मैंने अब अपने हवास पर काबू पा लिया था। तो फिर सुनो, इस अंदाज में तुम्हें उस शख्स के पास पहुंचाया गया जिसका नाम डार्विन है। उसके बारे में तफसील बताना बेकार है, ये नाम बता दिया काफ़ी है। डार्विन ने तुम्हें दुनिया का अमीर कबीर आदमी बनाने का वादा किया और आखिरकार तुम मुख्तलिफ हालात और हादसात से गुजरते हुए मिस्र पहुंच गए। यहाँ तुम्हें जिन किरदारों से वास्ता पड़ा उनके बारे में भी मैं तुम्हें तफसील बता सकती हूँ, लेकिन छोड़ो, एक आध नाम बता देती हूँ, जैसे नसरानी, फ्लोरास वगैरह। ये सब कहानी का एक हिस्सा हैं। तुम्हें नासिर हमीदी के खिलाफ काम पर आमादा किया, लेकिन तुम्हारा असल मसला वो नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिन 2 कुव्वतों के दरमियान फंसे हुए हो उन्हें अभी बहुत देर तक नहीं समझ पाओगे। उनमें से एक कुव्वत डार्विन है, जिसे तुम चाहो कुछ भी कह लो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी बन जाए। लेकिन हकीकत यह है कि डार्विन का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना सिर्फ ज़िंदगी के खिलाफ वो तुम्हारी शानदार कुव्वतों से फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन वक्त तुम्हारे लिए कुछ और ही कहानी मुकर्रर कर चुका है। तुम जिन वाक़यात से गुजर चुके हो वो बहुत ही दिलचस्प हैं, बेशक तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा असल काम कुछ और ही है और तुम दुनिया के किसी भी गोशे में जाकर छुप जाओ, तुम्हें उसी असल काम की जानिब वापस लौटना पड़ेगा। ज़बरदस्ती नहीं, इसे ज़बरदस्ती ना कहो, बल्कि वक्त तुम्हें खुद खींच खांच कर उस मंजिल तक ले आएगा। तुम्हें वो 7 मकासद पूरे करने हैं, जिसके बाद सादान अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। गोया मैं सादान का गुलाम हूँ? नहीं, गुलाम बिल्कुल नहीं हो। तुम ये समझ लो कि तुम सादान के रहनुमा हो। अजीब बात है, ये सादान साहिब कौन है और मैं बिला वजह उनका रहनुमा कैसे बन गया? यार एक बात बताऊं तुम्हें, क्या नाम बताया तुमने? चलो आमिना ही सही, खोपड़ी मत घुमाओ मेरी। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई तो तुम्हारी और तुम्हारे सादान की ऐसी तैसी। वह बेख्तियार मेरी बात पर मुस्कुरा पड़ी और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो वाकई इसी दुनिया की एक फ़र्द हो और जो कुछ वो कर रही है वो महज एक ड्रामा। ये एक हकीकत है आमिना कि मैंने एक अजीबोगरीब ज़िंदगी गुजारी है। तुमने मुझे मेरे माजी के बारे में जो कुछ बताया उसने मुझे बेशक हैरान किया है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर बता दूंगा तुम्हें कि मैं उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी पर बोझ रखता हूँ जब तक बात मेरे मिजाज के मुताबिक हो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी भी सिलसिले में मजबूर हो या मजबूर किए जा सकते हो, लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान नापसंद करते हुए भी पसंद करने लगता है और अपनी खुशी से उन्हें सरअंजाम देता है। मैं तुमसे भी ये बात कह रही थी कि बहरहाल मैं तुम्हें ये मशवरा देती हूँ कि जिम्मेदारी तारीख ने तुम्हारे शानों पर रख दी है, उसकी तकमील कर लो, वरना पुरस्कार रूहें तुम्हारा ताकुब करती रहेंगी।
तुम अपनी उस कोठी में भी सुकून का वक्त नहीं गुजार सकोगे जो डार्विन तुम्हें देगा, जबकि इस बात का तुम यकीन कर लो कि डार्विन ने जो जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की है वो इतनी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। खुदा की पनाह तुम ये भी जानती हो, मैंने कहा और वो संजीदा हो गई। फिर बोली, मैं तुमसे आखिरी बात कहना चाहती हूँ तैमूर पाशा, जो कहानी चल रही है उसमें कोई तब्दीली ना मेरे लिए मुमकिन है और ना तुम्हारे लिए। तुम चाहे कितना ही हालात से फरार इख्तियार करो, वक्त तुम्हें घेर घार कर उसी जगह ले आएगा जो तुम्हारे लिए मुंतखब कर ली गई है। इसलिए तैमूर पाशा मेरी मानो तो वही करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। सादान से तुम मिलोगे तो वो तुम्हें मुतासिर करेगा। उसकी कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें सादान से मिल लेना चाहिए। मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? इसका बंदोबस्त मैं करूँगी, वो बोली और अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फैसला तुम्हारे हाथ में है, बहुत जल्द तुमसे दूसरी मुलाकात होगी। वो कुछ उजलत से उठी थी कि मैं खुद भी हैरान रह गया। ऐसा लगा था जैसे उसे किसी खास चीज़ ने मुतासिर किया हो। बहरहाल इसके बाद मैं उस इमारत से निकल आया। मर्सिडीज़ मुझे लेकर चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी उस रिहाइशगाह पर छोड़ दिया गया जहां मैं मुकीम था। ये सारी बातें नाकाबिले फ़हम थीं। बड़े पुरस्कार वाक़यात से मेरा सामना पड़ा और मैं, जिसने ज़िंदगी बड़े अजीबोगरीब अंदाज में गुजारी थी, रंगून शाह और दूसरे लोगों ने मुझे जो आतिशफिशां बनाया था, अब वो आतिशफिशानी यहाँ तक आ गई थी। अपने कमरे में आराम करते हुए मैं हालात व वाक़यात पर गौर करने लगा। लाल शब चिराग मेरे पास मौजूद था और जब भी मैं उसे देखता मुझे यूं लगता जैसे कुछ कहानियां मेरे जहन में उतर रही हों। मैंने आंखें बंद कर ली और इस सोच में डूब गया कि अब असूली तौर पर मुझे एक फ़ैसला कर लेना चाहिए। डार्विन मुझसे चाहता था कि मैं नासिर हमीदी के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम में हिस्सा लूँ और सरज़मीन मिस्र के ये अहराम, जिनमें ज़िंदगी ही अलग थी, मुझे दूसरे रास्तों की तरफ मुतवज्जा कर रहे थे और मुझे फ़ैसला करना था। फिर मैंने एक फ़ैसला कर ही लिया। जो कुछ भी हो जाए मुझे आमिना की बात मान लेनी चाहिए, वरना ये पुरस्कार कुव्वतें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। आखिरकार ये आखिरी फ़ैसला कर लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं आमिना से अपनी आमादगी का इजहार कर दूं, लेकिन एकदम मैं भौंचका सा रह गया। मैंने सोचा कि वो इमारत तो मेरे जहन के किसी गोशे में नहीं है जहां मुझे ले जाया गया था। ना मैंने आमिना से राब्ते का कोई और ज़रिया पूछा। ये सारी बातें कैसे मुमकिन हो सकती हैं? मैं कैसे उसे अपने बारे में ये बात बताऊंगा कि मैं उसकी ख्वाहिश पर आमादा हो गया हूँ? ये एक सोचने वाली बात थी। दूसरे दिन कोई 11:30 बजे के करीब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने कहोलत भरी आवाज़ में कहा, कौन है? आ जाओ। आने वालों को एक लम्हे के अंदर मैंने पहचान लिया। उनमें से एक वही था जो पिछले दिन मुझे मर्सिडीज़ में बिठा कर ले गया। मैं जल्दी से संभल गया। उस वक्त उस शख्स के अंदाज में बड़ा एहतराम था। उसने गर्दन खम करके कहा, नीचे गाड़ी तैयार खड़ी है जनाब आली, अगर आप तैयार होने में कुछ वक्त लेना चाहें तो सिर्फ 5 मिनट। क्या वही कल वाली मर्सिडीज़ है? जी आली मुकाम। उस शख्स ने गर्दन खम करके कहा, इंतज़ार करो, मैं पहुंच रहा हूं। फिर मैंने तैयारी में ज़्यादा वक्त नहीं लिया और नीचे जाकर मर्सिडीज़ के पास पहुंच गया। 2 अफराद थे, वही जो कल मुझे मिले। उनमें से एक ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी, दूसरे ने आगे बढ़कर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। जब मैं अंदर बैठा तो वो ड्राइवर के बराबर बैठ गया और मर्सिडीज़ चलने के लिए स्टार्ट हो गई। मैं एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। आखिरकार हम काहिरा के एक पुररौनक और दौलतमंद लोगों के रिहायशी इलाके में पहुंच गए। जिस अजीमुशान कोठी के अहाते में मर्सिडीज़ रुकी थी वो मामूली नहीं थी, उसका लॉन ही इंतहाई शानदार था। लॉन के बीचों बीच एक वसी और स्विमिंग पूल था। मुलाजिम किस्म के लोग इधर उधर आ जा रहे थे। इमारत के मरकज़ी दरवाजे पर मुझे आमिना नजर आई। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने बड़े प्यारे अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया और मुझे लेकर आगे बढ़ गई। दरवाजे के दूसरी जानिब एक तवील राहदारी थी जिसमें सुरख कालीन बिछा हुआ था। दीवारें भी सुरख पत्थर से बनी हुई थीं। ये इमारत मिस्री तर्ज तामीर का एक हसीन शाकार थी और इसमें मिस्र की कदीम व जदीद शनाख्त झलक रही थी। मैं इस कोठी के माहौल से बेहद मुतासिर हुआ। एक अजीब सा एहसास मेरे जहन पर तारी हो गया। आमिना मुझे लिए हुए एक कमरे में आ गई। ये कमरा भी काबिल दीद था, शायद ये बेडरूम था, लेकिन बहुत वसी और नहायत हसीन फर्नीचर से आरास्ता। ये तुम्हारा है क्या? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मेरा मतलब है तुम्हारा रिहायशी कमरा? मेरा? हाँ। लेकिन आमिना, असल में बात वही है कि तुमने सूरत हाल को सही तौर पर नहीं समझा, जबकि मैंने तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सवाल किया। ज़रमीनास, तुम हमारे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखते हो। तुमने इस बात को दिल से तस्लीम नहीं किया। वजह है ना इसकी? मैंने कहा। यही ना कि तुम कहोगे कि तुम ज़रमीनास नहीं हो।
छोड़ो इन बातों को। अब तो मैं ज़रमीनास बनने के लिए इधर आ गया हूँ। वैसे यहाँ और कौन कौन रहता है? मुलाजिम है। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे अलावा। मुलाजिम, उसने कहा और हंस दी, और फिर जल्दी से बोली, नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारी ख्वाबगाह कहाँ है? इस कमरे के बराबर, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। देखो, हर काम रफ्ता रफ्ता ही होता है। तुमने अपने आप को ज़रमीनास तस्लीम नहीं किया, लेकिन आर्जी बात है, कुछ वक्त के बाद तुम अपने आप को ज़रमीनास के अलावा और कुछ नहीं कहोगे। जादुई कुव्वतों के ज़ेरे असर, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? नहीं, ये जादुई कुव्वतें नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का एक मिशन है जो तुम्हें सरअंजाम देना है। मेरी ज़िंदगी में तो ना जाने कितने मिशन आए हैं। डार्विन की बात कर रहे हो ना? देखो, एक बात कहूँ तुमसे, हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि वक्त से समझौता करना ही पड़ता है। वक्त वो सबसे बड़ी कुव्वत है जिसके आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। चुनाचे वक्त से झगड़ा ना करो तो बेहतर होगा। ठीक है, मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया है, और मैं तुम्हें ये बात भी बताऊं ज़रमीनास कि वक्त के फ़ैसले ही ठीक होते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम डार्विन के ज़ेरे असर हो और तुमने उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, लेकिन यकीन करो, वक्त तुम्हारे बारे में जो भी फ़ैसला करेगा बिल्कुल वही ठीक होगा। हो सकता है कि तुम डार्विन के लिए भी कारामद रहो और इधर अपनी मंजिल की जानिब भी बढ़ते रहो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। मैं उस इमारत में मुकीम हो गया। मेरे लिए लिबास वगैरह भी तैयार कराए गए, और सचमुच मुझे उन लिबासों में ज़रमीनास ही बना दिया गया। मैं ज़्यादातर आमिना के साथ ही वक्त गुजारता। उसने मुझे सही मायनों में एहराम मिस्र, अबू अल हॉल और मिस्र की सबसे काबिल ज़िक्र जगहों की सैर कराई। उसने मुझे दरियाए नील में मीलों कश्तियों का सफ़र कराया। बस कभी कभी वो कहीं चली जाती, लेकिन दूसरे ही दिन वापस आ जाती। ज़रमीनास, अगर खुद कभी तुम्हारे दिल में कभी कोई ख्याल हो तो मुझे इस बारे में बताओ। ख्यालात तो बहुत से हैं मेरे दिल में। तुमने मुझसे सादान का जिक्र किया था। मैं सादान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, थोड़े से वक्त का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारी मुलाकात सादान से हो सकती है। मैंने एक ठंडी सांस लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। फिर ना जाने कितने दिन गुजर गए, और एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम सादान से मिलने की तैयारी कर लो। मेरे जहन पर एक अजीब सा एहसास तारी हो गया। उसने मुझे तैयार किया और उसके बाद मुझे लेकर चल पड़ी। एक और इमारत में दाखिल होकर हम लोग एक कमरे में पहुंच गए। उसने कहा, मैं सादान को बुला कर लाती हूँ। जिस इमारत में हम लोग दाखिल हुए थे वो भी बेहद खूबसूरत थी, एक कुशादा और खूबसूरत इमारत। फिर उसने मुझे सादान से मिलाया और उसे देखकर मैं दंग रह गया। दर हकीकत ये तो आसमानी मखलूक ही मालूम होता था। हुस्न और जमाल की एक ऐसी तस्वीर मैंने तमाम ज़िंदगी नहीं देखी। इस ज़मीन की मखलूक ही नहीं लगता था। सुर्ख और सफ़ेद रंग, भरा भरा चेहरा, बड़ी बड़ी नीली आंखें, कुशादा पेशानी जिस पर सुनहरे घुंघराले बालों के झुंड नजर आ रहे थे। यूनानी संग तराशों का कमाल लगता था वो। एक बार नज़र डालो तो हटाए ना हटे। मैं उसे देखकर साकित रह गया। आमिना ने उससे मेरा तारुफ कराया। सादान, ये ज़रमीनास हैं। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ जनाब। आप मेरे रहनुमा बनेंगे। हाँ, क्यों नहीं। तुम तो वाकई बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हो, और आप भी मुझे बहुत पसंद आए, सादान ने कहा। काफ़ी देर तक मैं सादान के साथ रहा। आमिना ने कहा, सादान, हम लोग चलते हैं। ज़रमीनास इतने अच्छे हैं कि मेरा इनसे जुदा होने को दिल नहीं चाहता। बहुत जल्द हम लोग साथ साथ सफ़र करेंगे। वापसी में मैंने कहा, सादान के बारे अगर तुमने कुछ और ना बताया आमिना, तो मैं उलझन में ही रहूँगा। मुख्तसर सी कहानी मैं सुनाई देती हूँ तुम्हें उसके बारे में। सादान मेरा आकाज़ादा है। क्या मतलब? हाँ, वो बचपन से मेरे वालिद की कफ़ालत में था, और मेरे वालिद ने मुझे उसके बारे में बताया कि उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी जब मेरे वालिद उसे लेकर यहाँ आए। उस वक्त हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे। मेरे वालिद किसी बहुत ही दौलतमंद शख्स के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उस दौलतमंद शख्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि वो एक कदीम नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और उसका देवता माना जाता है। वो एक बहुत बड़ी हैसियत का मालिक था। मौत के वक्त उसने अपने बेटे को मेरे वालिद की तहवील में देते हुए कुछ हदायत भी दी थीं, जिसके बारे में यकीन करो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, मेरे वालिद जब उस बच्चे के साथ आए तो उनके पास एक कदीम तर्ज का 24 संदूक था। मुझे एक बात बताओ आमिना, क्या बज़ाहिर तो तुम ज़माने कदीम के, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि फ़राइना के दौर की एक रूह की हैसियत से मुझसे मुतारिफ़ हुई हो, लेकिन अब तुम एक और कहानी सुना रही हो। यही तो असल कहानी है जिसकी हकीकत तुम्हें बाद में पता चलेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज तुम अपने आप को तैमूर पाशा कहते हो। मैं भी इस दौर का एक नया किरदार थी, लेकिन जब मुझे माजी के एहराम में दाखिल होना पड़ा तो पता चला
कि मेरा ताल्लुक़ तो माजी की एक अजीम दास्तान से है और मैं यहाँ दोहरी शख्सियत का शिकार हो गई, यानी उस अजीम दास्तान का एक किरदार और मौजूदा दौर की जरीरा। जरीरा? हाँ, ये एक नया नाम मेरे सामने आया था। मैंने तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं जरीरा नहीं हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम तैमूर पाशा नहीं हो, उसने कहा। और मैंने वो राहत भरे अंदाज में कहा, मैं तस्लीम नहीं करता, वक्त तुम्हें तस्लीम कराएगा। मैं कभी तस्लीम नहीं करूँगा। ये बात वक्त पर छोड़ दो। मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं तो फिर मैं तुमसे हर तरह का ताउन करना चाहती हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं चाहती कि तुम अपने आप को मेरा मद्दे मुकाबिल समझो। तो मैं तुम्हें बता रही थी कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था। मौत के वक्त उसने अपने बेटे को मेरे वालिद की तहवील में देकर चंद हदायत दी। जब मेरे वालिद उस बच्चे के साथ घर में आए तो उनके पास कदीम तर्ज का एक 24 संदूक भी था। ये संदूक मेरे पास महफूज है। वालिद साहब ने उस बच्चे की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया। वो उसके साथ बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे। शुरू में ये बच्चा भटका भटका सा रहा, लेकिन हमारी मोहब्बतों ने उसे संभाल लिया। ज़िंदगी गुजरती चली गई और उस वक्त तकरीबन उसकी उम्र 9 साल के करीब होगी जब मेरे वालिद पर नमूनिया का शदीद हमला हुआ और उनकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में मुझे सादान के बारे में तफसील बताते हुए कहा, आमिना, सादान हमारे पास किसी की अमानत है। हमारे बदले हुए हालात सादान ही के मरहूने मिन्नत हैं। ये तमाम दौलत उन्हीं की है, लेकिन यकीन करो कि मैंने अपने आका की ये दौलत उनकी मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं की। मेरे आका ने मरते वक्त मुझे ये नसीहत की थी कि मैं इस बच्चे को अपनी तहवील में ले लूँ और इसकी परवरिश करूँ। जब ये 25 साल का हो जाएगा तो ये 24 संदूक इसके हवाले कर दूँ और उस वक्त का इंतज़ार करूँ। लेकिन मुझे मौत मोहलत नहीं दे रही कि मैं अपने आका का हुक्म अपने हाथों से बजा लाऊं। तुम मेरी बेटी हो। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मुझे इतना तरद्दुद ना होता। बहरहाल ये अमानत मैं तुम्हारे सुपुर्द किए जा रहा हूँ। आमिना, हम दोहरी ज़िंदगी के मालिक हैं। असल में हम माजी के कुछ किरदार हैं जो हाल में जी रहे हैं, लेकिन ये हाल हमारी असल नहीं है। हमारी असल माजी ही है। तुम इस बात को अभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन वक्त तुम्हें सब कुछ समझा देगा, समझी? संदूक तय खाने में मौजूद है और उसकी चाबी भी उसकी पुश्त में मौजूद है। जब सादान 25 साल का हो जाए तो ये चाबी उसके हवाले कर दी जाए। इससे पहले उस संदूक को कभी ना खोलना, ये मेरी वसीयत है और मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप की वसीयत का एहतराम करोगी। उस संदूक में एक अजीबोगरीब ज़िंदगी के राज छुपे हुए हैं और उन राजों का कबल अज़ वक्त अफशा हो जाना खुद तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। मैं उनकी एक एक बात को जहन में महफूज किए हुए थी। बहरहाल मैं वक्त गुजार रही थी और फिर मुझे मुआफ़ करना, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये भी एक पाबंदी है। बहरहाल जरीरा ने अपने आप को आमिना के रूप में महसूस किया और मुझ पर माजी के राज खुलते चले गए और इसके बाद वक्त गुजरता चला गया और मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ताज्जुब की बात है आमिना, ताज्जुब की बात है। क्या तुम मुझे वो संदूक दिखाना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, उसने कहा और उसी वक्त वह मुझे लेकर उस तहखाने में गई। मैंने उस पुरस्कार 24 संदूक को देखा जिसमें ना जाने क्या क्या राज पोशीदा था। बहरहाल वक्त आ गया था और ये लम्हात गुजर चुके थे। सादान की उम्र 25 साल की होने वाली थी। वह हुस्न जमाल का पैकर था। बहुत कम उसे इस इमारत से बाहर निकाला जाता। आमिना ने बताया कि लातादाद लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। उसे जब भी बाहर निकाला जाता है तरह तरह के वाक़यात जन्म लेने लगते हैं। मैंने इस बात से पूरा इत्तफाक किया और वक्त की आंखें देख रहा था। बाहर तौर ना जाने क्यों मैंने आमिना की हर बात को तस्लीम कर लिया। फिर मैंने उससे कहा, अब मुझे ये बताओ आमिना कि हमें आगे क्या करना है। इस संदूक को अब मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें उन अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे जहन को मुंतशिर कर सकते हैं। आमिना, मैं इन हालात को समझना चाहता हूँ और फ़िलहाल हर तरह के किसी और तसव्वुर से दूर रहना चाहता हूँ। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगी? मैंने कहा और आमिना ने कहा, हाँ, हम उस संदूक को देखने से पहले एहराम सलाबा से गुजरेंगे। एहराम सलाबा क्या होता है? तुम्हारे लिए वो एक तिलिस्मी जगह होगी, लेकिन तारीख़ मिस्र में उसका मुकाम बहुत मुख्तलिफ है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता और ये बात भी मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कहूँगा। और यही दुरुस्त भी था। एहराम सलाबा भी सहराए मिस्र के एक दूर दराज इलाके में था। रेत में उभरे हुए कोहान भी दूर से कुछ भी नज़र नहीं आते थे, लेकिन करीब जाने से उनकी हकीकत का कुछ अंदाज़ा होता। एहराम सलाबा तक हम बिल्कुल जदीद तरीके से एक जीप में पहुँचे और इसके बाद आमिना ने जीप रुकवा दी।
एहराम में एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। वह मुझे साथ लिए हुए उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मामूल के मुताबिक अंदर का माहौल सर्द और खामोश था। नीम तारीकी में जगह जगह ताबूत रखे हुए नजर आ रहे थे। उसकी वुसअत भी अंदर से बेपनाह थी। आमिना मुझे साथ लिए हुए एक दीवार जैसी जगह पर पहुंची। फिर उसने कुछ किया और दीवार में एक खला नमूदार हो गया। आमिना ने मुझसे कहा, वो 7वां मोती तुम्हारे पास मौजूद है? हाँ। ना जाने क्यों मैं उसे अपनी ज़िंदगी की तरह अजीज़ रखता हूँ। यकीन करो या ना करो, वो तुम्हारा मुहाफिज है। कभी कोई ऐसा मसला दरपेश हुआ तो तुम्हें इसकी अफादियत का अंदाज़ा होगा। पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन आमिना ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंदर भी एक सुरंगनुमा जगह थी, जिसमें अंदर दाखिल होने के बाद हम आगे बढ़ते चले गए और फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद आमिना ने एक सुराख की तरफ इशारा करके कहा, तुम यहाँ रुको, मुझे ज़रा अंदर जाना है ताकि आगे का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं अपनी जगह रुक गया और सनसनीखेज निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। अचानक ही मेरे इर्द गिर्द एक सब्ज रंग का गुबार सा छा गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में बेदार हो गया और इसके बाद मेरा जहन सोता चला गया। मैं किस कैफियत में था और मुझ पर क्या बीती कुछ मालूम नहीं, लेकिन किस तलीसा में फंसा था मैं क्या बताऊं। वह अजीब सा माहौल था। मैं एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा बदन रस्सियों में जकड़ दिया गया हो। फिर किसी तलीसम का आगाज़ हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा और आने वाले वक्त का अंदाज़ा करने लगा। माहौल का इस तरह तब्दील हो जाना मेरे लिए इंतहाई हैरतनाक था, लेकिन यही सब हो रहा था और मुझे इसी के दरमियान गुजर बसर करनी थी और कर भी क्या सकता था। जो हो रहा था उसी में गुजारा करना था। ये सारी सूरत हाल बड़ी संगीन नौयत की हामिल थी और मैं काफ़ी उलझन महसूस कर रहा था। फिर कुछ होना तो था ही और जो होना था वही हुआ। आहटें हुई थीं और उसके बाद कुछ अफराद अंदर दाखिल हुए, लेकिन सारी की सारी शक्लें मेरी जानी पहचानी थीं। सबसे आगे डार्विन था, जो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आ रहा था। खूब आराम कर चुके, इतनी गहरी नींद भी कम ही लोगों को आती है। मैंने एक ठंडी सांस ली और भारी लहजे में कहा, हाँ, इतनी गहरी नींद वाकई बहुत कम लोगों को आती है। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो परेशानी का बायस हो। बहरहाल मैं खासा मुतमईन था और डार्विन मुझे तनकीदी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझसे बात करने के मूड में हो? क्यों नहीं मिस्टर डार्विन, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा और डार्विन एक कुर्सी घसीटकर मेरे सामने बैठ गया और फिर अपने साथ आने वालों की तरफ रुख करके बोला, आप लोग बखुशी जा सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत होगी, मैं आपको बुला लूँगा। मैं डार्विन को गौर से देख रहा था। डार्विन ने कहा, और मुझे यकीन है माय डियर तैमूर पाशा कि तुम अपने इस मिशन से बददिल नहीं हुए होगे। मुझे इस बात का भी इल्म है कि तुम्हारी आला कारकर्दगी ने उन लोगों को ज़हनी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। नासिर हमीदी बहुत ही खौफनाक शख्सियत का मालिक है और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि दुनिया के बेशतर ममालिक में उसके पंजे गड़े हुए हैं और वो किसी से भी खौफजदा नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी कारकर्दगी ने उसे खौफजदा कर दिया है। मेरे सामने तुम्हारे बारे में सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मसलन इमरानी, योगान, वार्डो और इलास वगैरह सबके बारे में मुझे तफसीलात मालूम हो चुकी हैं और ये तुम्हारी आला कारकर्दगी ही है जिसने उन लोगों को बदहवास कर दिया है और तुम्हारे बारे में नहायत संजीदगी से ये सोचने लगे हैं कि तुम कोई नहायत ही खौफनाक शख्सियत हो। वैसे इस बात को तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि तुम जैसे ख़तरनाक लोग मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये अल्फाज प्यार से कह रहा हूँ इसलिए कि तुम हम में से एक हो। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल गाफिल नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे बारे में मेरे पास भी सारी रिपोर्ट्स हैं। मैंने चौंक कर उसे देखा। दिल तो चाहा कि फ़ौरन पूछूं कि मिस्टर डार्विन, क्या आपको आमिना और ज़रमिनास के बारे में मालूम है? मैं अपनी इस ख्वाहिश पर काबू नहीं पा सका और मैं कह ही बैठा, क्या वाकई आपको मेरे बारे में सारी रिपोर्ट्स हासिल हैं? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम्हारे पूछने का अंदाज़ अजीब सा है। ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या आपको मालूम है मिस्टर डार्विन कि मैं यहाँ काहिरा में अजीबोगरीब हालात का शिकार हो गया हूँ? अजीबोगरीब हालात से तुम्हारी क्या मुराद है? अचानक ही मुझे यूँ लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया हो। कोई नादीदा कुव्वत मुझे वो तमाम तफसीलात बताने से रोक रही थी। मैंने कई दफ़ा उस हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ मजबूती से मेरे होंठों पर जम गया और इसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। डार्विन मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था।